हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, बायोलॉजी का पेपर 29 फरवरी को है। उससे पहले मैं आपको 40 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो 95% नंबर आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए कौन से वो 40 क्वेश्चन है इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि और भी आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी के ये 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल 29 फरवरी तक तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, टीबी के टीके का नाम है। ठीक है, टीबी का टीका जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन है टीबी के टीके का नाम है। ऑप्शन दिया गया है बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी या कोवैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पर टीबी का टीका आपका होता है बीसीजी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टीबी में हमेशा बीसीजी लगता है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है वह कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी पूछे जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंत जुड़ा होता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभिक कहो या फिर हाइलम कहो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, नाभिक को हाइलम भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बीजांड व्रंत कहाँ जुड़ा होता है तो आप हाइलम बताएंगे। ठीक, इतना क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है तो आप बताएंगे किस में होता है। जैसे आपको ऑप्शन दिया गया है चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी जीवों में, या ठीक उसके बाद में ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा, कृषि, परजीवी तीनों में होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन ए टू जेड हम कवर करेंगे, लेकिन आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, जितना हम बता देंगे बोर्ड एग्जाम में उतना ही आपको मिलेगा। तो 29 फरवरी तक आपको पूरी बायोलॉजी की तैयारी हम करवा देंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यहाँ पर आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, O2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर खींच लेते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। इतना क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। मतलब कह रहा है कि एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बीजाणुधानियों की संख्या जो है वो 4 होती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रत जुड़ा होता है। ठीक है, तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रत जुड़ा होता है तो आप बताएंगे नाभिका होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रत जुड़ा होता है तो आप बताएंगे नाभिका में जुड़ा होता है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर कौन सा है? मादा जननांग है, नर जननांग है, या फिर कोई नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों है, मतलब मादा और पुरुष दोनों है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो नर जननांग है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगाएंगे नर जननांग है। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या है? तो नर जननांग है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कह रहा है कि एड्स रोग का कारक होता है। एड्स रोग किससे फैलता है अगर आपसे पूछा जाएगा, या कारक क्या होता है, तो आप बताएंगे विषाणु होता है। ठीक है, तो एड्स रोग ऑप्शन नंबर डी विषाणु से फैलता है या विषाणु कारक होता है। ठीक है, अगर कहेगा किससे फैलता है तो आप बताएंगे HIV वायरस से फैलता है। ठीक है, इतना क्लियर। एड्स रोग का कारक क्या है तो आप बताएंगे विषाणु है, और कौन सा विषाणु है तो आप बताएंगे HIV है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन होता है, मतलब दोहरा निषेचन इनमें से किस में होता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं शैवाल में, कवक में, अनावृत बीजों में, या फिर आवृत बीजी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोहरा निषेचन जो होता है वो आवृत बीजी में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना और ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। आपको 29 फरवरी को इसमें से क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। आपको सारे क्वेश्चन हम 29 तारीख तक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित एन है? मतलब पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित एन है? तो आप बताएंगे जड़ है, पत्ती है, नर युग्मक है, या फिर युग्मनज है। तो यहाँ पर जो पुष्पीय पादप का अगुणित भाग होता है वो नर युग्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जल परागित पादप का नाम है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हाइड्रिला, मटर, नींबू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल परागित पादप का जो नाम होता है वो हाइड्रिला होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। मतलब प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं, कौन सी होती हैं? जो उपस्थित होती हैं। अब इसमें से आपको ढूंढकर बताना है, जैसे कि विभागीय छोर पर, फिर अंड द्वारीय छोर पर, या फिर मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं जो उपस्थित होती हैं कहाँ पर? विभागीय छोर पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, विभागीय छोर पर जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो कौन सी होती हैं? प्रतिमुखी होती हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभ्रूणता खोजी गई। बहुभ्रूणता खोजी गई किसके द्वारा खोजी गई? आपके ऑप्शन दिए गए हैं लिवेनहॉक द्वारा, महेश्वरी द्वारा, ठीक है, फिर विंकलर द्वारा, फिर कूपर द्वारा। तो यहाँ पर जो बहुभ्रूणता है वो लिवेनहॉक द्वारा खोजी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि साल्विया में परागण होता है। साल्विया में परागण होता है मतलब किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, या फिर कोई नहीं।
तो साल्विया में जल द्वारा परागण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? तो आप बताएंगे जल द्वारा होता है। क्लियर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, दो प्रकार की विटामिन होती हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो यहाँ पर EDK जो है ये वसा में घुलनशील होती है, और B और C जो है वो जल में घुलनशील होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पूंछ में, एक्रोसोम में, या फिर मध्य भाग में, या फिर शीर्ष में। तो शुक्राणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमेशा मध्य भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर। कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता होता है? कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है A, B, O और AB। तो जो सर्वदाता होता है वो O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो सर्वदाता होता है वो O होता है, और जो सर्वग्राही होता है वो AB प्लस होता है। ठीक है, तो सर्वदाता आपको पूछा गया तो आप बताएंगे O होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में अब यहाँ से हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आनुवांशिकी का जनक आपके ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो ये आपको याद रखना है, और मेंडल के नियम 3 होते हैं, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ठीक है, तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वंशागत की इकाई है। सारे चैप्टर के हम बहुविकल्पी और लघुत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, और हम आपको हर टॉपिक पर वीडियो बना कर देंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। 29 तारीख तक पूरी तैयारी हम करवा देंगे। ठीक है, बिना टेंशन के। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वंशागत की इकाई है। ठीक है, गुणसूत्र, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, या फिर जीन। तो वंशागत की जो इकाई होती है वो जीन होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में क्या होता है? जैसे आपके ऑप्शन है एंटीजन A, एंटीजन B, A व B दोनों, या फिर कोई एंटीजन नहीं। ठीक है, तो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इतने अगर आप तैयार करते हो तो कम से कम इसमें से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, 40 प्रश्न बताने वाला हूँ, इसी में से आपको पूरा पेपर मिलेगा। जैसे कि हमको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, असंग जनन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अंत तक देखना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कह रहे हैं कि असंग जनन क्या है, तो आप इसके उत्तर में बताएंगे कि बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जननन कहलाता है। ठीक है, यानी कि बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जननन कहलाता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखेंगे 40 तक। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की? ठीक है,
तो दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की? आपसे 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम इसमें बताएंगे कि आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। मतलब आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। अब उसके बाद में कहा था कि इसकी खोज किसने की? तो हम बताएंगे कि इसकी खोज नवास्चिन ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की? नवास्चिन ने की थी। और कहाँ की थी तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, जिसको भी पता है नीचे कमेंट में बताएगा कि नवास्चिन ने कहाँ पर इसकी खोज की थी। तो दोहरा निषेचन समझ गए। आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं और इसकी खोज नवास्चिन ने की थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं? मतलब निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि निषेचन के बिना फलों के बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछा गया था निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि निषेचन के बिना फलों के बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? ठीक है, तोड़ने वाले एंजाइम और जोड़ने वाले एंजाइम दोनों आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर बताएंगे कि डीएनए अणु को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तोड़ता है। कौन तोड़ता है? तो डीएनए अणु को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया तोड़ने वाला एंजाइम और एक होता है जोड़ने वाला एंजाइम। तो आपको जोड़ने और तोड़ने दोनों एंजाइम याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कह रहा है कि ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अपरा पाया जाता है। ठीक है, अपरा किसमें पाया जाता है, उन 2 जंतुओं के नाम बताने हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लिखेंगे कि स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है, जैसे मनुष्य तथा सभी चौपाए पशु, गाय भैंस इत्यादि। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है, जैसे मनुष्य में तथा सभी चौपायों में यानी 4 पैर वाले जंतुओं में, जैसे कि गाय भैंस बकरी इत्यादि में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो चैनल पर अगर यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको पूरी तैयारी 29 फरवरी तक हम करवा के देंगे। ठीक है, बस आपको हर रोज वीडियो को देखते रहना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वृषण के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृषण क्या होते हैं? ठीक है, और वृषण के कार्य क्या होते हैं ये आपको याद रखना है। वृषण जो है ये पुरुष जननांग होते हैं और वृषण के कार्य क्या है वो आप समझ लीजिए। जैसे कहा गया है कि वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहला कार्य है वृषण का कि वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो इसका कार्य होता है वो है कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। मतलब
वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को श्रवण करती हैं, यानी इसका श्रवण करती हैं, स्राव करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। वो कोशिकाएं जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रवण करती हैं, वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, तो 2 कार्य इसके पूछ रहा था, तो दोनों हमने कार्य बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भ्रूणपोष क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो भ्रूणपोष क्या है, इसको अगर आप पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है। अगर पूछा गया भ्रूणपोष क्या है तो आप बताएंगे भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है। ठीक है, फिर कहता है कि इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए, तो वो भी हम बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, इसमें कह रहा है कि भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। कहाँ होता है? तो संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, फिर कहता है कि भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। भ्रूणपोष कहाँ उपयोग में आता है? तो आप बताएंगे भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे इसमें पूछा गया था कि इसके प्रकारों को बताइए। तो भ्रूणपोष यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा है माध्यमिक भ्रूणपोष। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन लघु उत्तरी में पूछा जाता है तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, और अगर दीर्घ उत्तरी में पूछा जाएगा तो आपको केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष, इन तीनों का भी विस्तार करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप विस्तार में पूरे 5 नंबर पाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिए अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से अब हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इनको आपको 100% तैयार करके जाना है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सहलग्नता पर टिप्पणी दीजिए। क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो अगर हम सारे के आंसर लिखने बैठेंगे तो पूरा दिन हमारा एक ही वीडियो में चला जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक या फिर जहाँ से मिल सके वहाँ से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और जो ना मिले वो कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, सहलग्नता पर टिप्पणी दीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बीजपत्री बीज एवं द्विबीजपत्री बीज में कोई 2 अंतर बताइए। ठीक है, तो सहलग्नता पर टिप्पणी, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री में कोई 2 अंतर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं? मतलब समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में जाति एवं जाति वृत्त से क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग क्या है और यह क्यों होता है। सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, बस आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, 29 तारीख को इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा कि पीलिया रोग क्या है, यह क्यों होता है, ये आपको तैयार करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है। टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एलर्जी किसे कहते हैं। ठीक है, एलर्जी किसे कहते हैं ये भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरकों के स्रोत पर टिप्पणी लिखिए।
ठीक है। तो जैव उर्वरक क्या होते हैं, इनके स्रोत कौन कौन से हैं, ये सब कुछ आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राइबोबियम कह रहा है कि राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में महत्व बताइए। ठीक है, तो राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव होता है, इसका कृषि में क्या महत्व है ये आपको बताना है, और इसके बारे में सारी जानकारी आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परजीवी जंतु क्या है। परजीवी जंतु क्या होते हैं, इनके प्रकार याद कर लीजिएगा, कौन कौन से जंतु होते हैं, ये सब कुछ आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 39 नंबर क्या है कि बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी क्या है, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बायोपायरेसी क्या है, टिप्पणी लिखिए। अगर टिप्पणी लिखने को आएगा तो 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग तैयार करते रहना। अगला क्वेश्चन है कि सहजीवी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहजीवी पौधे कौन से होते हैं, उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उसके बाद में 2 क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं ताकि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपसे ना छूटे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि आंशिक परजीवी किसे कहते हैं और समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आंशिक परजीवी किसे कहते हैं और समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर। ठीक है, और सहजीवी पौधों पर संक्षिप्त टिप्पणी, बायोपायरेसी, परजीवी जंतु, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाने हैं और 29 फरवरी को धमाल मचा कर आना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए होंगे या फिर कहीं पर लिख लिए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो 29 फरवरी तक आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाएंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। चलिए, यहाँ तक अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, हम मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।